हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, सोशियोलॉजी बुक, ग्रेड 12 से। द फैमिली, कास्ट, ट्राइब एंड द मार्केट, दीज आर द सोशल इंस्टीट्यूशंस दैट हैव बीन कंसीडर्ड इन द लास्ट 2 चैप्टर्स। अभी तक हमने जो भी पिछले 2 चैप्टर पढ़े उसमें हमने फैमिली, कास्ट, ट्राइब और मार्केट, जो कि एक तरह के सामाजिक संस्थान है, इनके बारे में जाना। In the chapters 3 and 4, these institutions were seen from the point of view of their role in forming communities and sustaining society. फिर जो उसके बाद के चैप्टर से 3 और 4, उनमें हमने ये जाना कि किस तरीके से ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका क्या रोल होता है कम्युनिटीज को, या जो आगे चलने वाली लंबी चलने वाली सोसाइटीज हैं उनको कैसे फॉर्मेशन होता है। In this chapter, we consider an equally important aspect of such institutions, namely their role in creating and sustaining patterns of inequality and exclusion. पर हमारा ये जो चैप्टर है, इसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को जानने की कोशिश करेंगे इन सभी इंस्टीट्यूशंस के, कि इनका क्या रोल होता है, कि ये जो क्रिएट करते हैं, या इसमें जो है एक चलन है इनइक्वालिटी का, एक्सक्लूशन का, यानी इनइक्वालिटी असमानता, और एक्सक्लूशन यानी आपको एक तरह से बहिष्कृत रखा है, आपको सेपरेट रखा है। फ्रॉम मोस्ट ऑफ अस हु आर बोर्न एंड लिव इन इंडिया, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूशन आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ। ज्यादातर जितने भी लोग चाहे बॉर्न हुए हो या रहते हैं इंडिया में, हम सबको पता है कि सामाजिक तौर पे असमानता और एक अलग रखना हमारी जिंदगी के एक तरह से फैक्ट्स हैं। वी सी बेगर्स इन द स्ट्रीट एंड ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म। चाहे आपके रेलवे प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी सड़क हो, आपको हमेशा बेगर्स देखने को मिलते हैं। We see young children laboring as domestic workers, construction helpers, cleaners and helpers in street side restaurants and tea shops. इसी तरह से छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो आपको घर में काम करने वाले, या कंस्ट्रक्शन पे मदद करने वाले, या क्लीनर्स, हेल्पर्स, जो साथ में आपके रोड साइड में रेस्टोरेंट्स बने होते हैं, ढाबा जिन्हें कहते हैं, टी शॉप्स में होती हैं, वहां पर आपको जो है यंग बच्चे काम करते हुए दिखेंगे। We are not surprised at the sight of small children who work as domestic workers in middle-class urban homes, carrying the school bags of older children to school. इसमें कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं होती है जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो कि घर का एक तरह से काम करते हैं, मिडिल अर्बन क्लास जो फैमिलीज हैं वहां पर, जहां पर वो बड़े बच्चों के जो स्कूल बैग्स हैं उनको उठाकर ले जाते हैं। It does not immediately strike us as unjust that some children are denied schooling. और हमें ये बात जो है उस टाइम पे एकदम से खलती नहीं है कि देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिल रहा। Some of us read about caste discrimination against children in schools. Some of us face it. आपने पढ़ा होगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है जो बच्चों को स्कूल में फेस करना पड़ता है, कुछ ने झेला भी होगा। Likewise, news reports about violence against women and prejudice against minority groups and the differently abled are part of our everyday lives. इसी तरह से चाहे न्यूज रिपोर्ट्स हो, वुमेन से संबंधित हो, या जो धारणाएं हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स को लेकर उनके जो संबंधित हो, या जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं जो हमारी एक तरह से रोज जिंदगी का हिस्सा है, उनके बारे में हमें रिपोर्ट सुनने को मिलती है। This everydayness of social inequality and exclusion often make them appear inevitable, almost natural. अब ये जो हम सोशल इनइक्वालिटी अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं, एक्सक्लूशन अपनी जिंदगी में रोज देखते हैं, ये हमें ऐसा लगता है जैसे ये हमारी जिंदगी का पार्ट है, नेचुरल है। दे आर सीन एज गिवन्स, नॉट दैट कैन नॉट बी चेंज। इनको देख के ऐसा लगता है जैसे ये चीज हमें मिली ही हुई है, इसको बदला नहीं जा सकता। इफ वी डू समटाइम्स रिकॉग्नाइज दैट इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूशन आर नॉट इनएविटेबल, वी ऑफन थिंक ऑफ देम एज बीइंग डिजर्व्ड और जस्टिफाइड इन सम सेंस। अब हमें क्या होता है, कई बार ऐसा लगता है कि जो इनइक्वालिटी है, एक्सक्लूशन है, हम इसे टाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते, तो हम इसको डिजर्व या जस्टिफाइड समझ सकते हैं किसी हद तक। Perhaps the poor and marginalized are where they are because they are lacking in ability or haven't tried hard enough to improve their situation. अगर हम किसी पुअर को, मार्जिनलाइज को देखते हैं तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि उनकी हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि शायद उनमें वो एबिलिटी नहीं है, या उन्होंने उतनी हार्ड मेहनत नहीं करी, कोशिश नहीं करी अपने हालात को सुधारने की। We thus tend to blame them for their own plight. तो हम क्या करते हैं, उनको ही एक तरह से ब्लेम करने लगते हैं कि उनकी जो हालत है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। If only they worked harder or were more intelligent, they wouldn't be where they are. अगर उन्होंने ज्यादा मेहनत करी होती, ज्यादा समझदारी से काम लिया होता, तो शायद आज ये वहां ना होते जहां इनकी कंडीशन है। A closer examination will show that few work harder than those who are located at the lower ranks of society. अगर हम एक ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि कुछ हैं
जो कड़ी मेहनत करते हैं उन लोगों के मुकाबले जो कि लोअर रैंक में सोसाइटी के स्थित हैं. As a South American proverb says, if hard labor was really such a good thing, the rich would kept it all for themselves. अगर हार्ड लेबर करना इतना ही अच्छा होता तो जो रिच लोग हैं वो सब कुछ अपने लिए ही रख लेते. All over the world, back-breaking work like stone breaking, digging, carrying heavy weights, pulling rickshaws or carts is invariably done by the poor. पूरी दुनिया में जितने भी जो कहते हैं ना कमर तोड़ने वाले काम हैं, चाहे पत्थर तोड़ना है, खुदाई करना है, भारी बोझ उठाना है, रिक्शा खींचना है, कार्ट खींचना है, ये सब ज्यादातर गरीब लोग ही क्यों करते हैं. एंड येट दे रेयरली इम्प्रूव देयर लाइफ चांसेस. और तब भी उनके जो जिंदगी के हालात हैं वो बहुत बेहतर नहीं हो पाते. How often we do come across a poor construction worker who rises to become even a petty construction contractor. आप ऐसे कितने गरीब कंस्ट्रक्शन वर्कर के कांटेक्ट में आयोगे जो एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर तक की पोजीशन पर उठ पाया हो. It is only in films that a street child may become an industrialist, but even in films it is often shown that such a dramatic rise requires illegal or unscrupulous methods. खाली फिल्मों में ही ऐसा होता है कि एक सड़क पर रहने वाला बच्चा अचानक से इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, लेकिन फिल्म्स में भी जो दिखाया जाता है वो एक तरह से दिखाते हैं कि ड्रामेटिकली वो जो है अगर बढ़ भी गया है तो उसके लिए उसने इलीगल या गलत रास्ते जो है उन्हें अपनाया है, तब जाके वो जो है ऊंची पोजीशन पे पहुंचा है. Activity 5.1 invites you to rethink the widely held common sense view that hard work alone can improve an individual life chances. जो आपकी बुक में एक्टिविटी 5.1 है वो ये आपको एक तरह से सोचने पे मजबूर कर रही है कि जो एक कॉमन सेंस है या एक जो लोगों का नजरिया है कि जो कड़ी मेहनत है वही इंडिविजुअल के लाइफ चांसेस को बेहतर कर सकता है. इट इज ट्रू दैट हार्ड वर्क मैटर्स एंड सो एज इंडिविजुअल एबिलिटी. ये बिल्कुल सच बात है कि कड़ी मेहनत मायने रखती है और इंडिविजुअल की खुद की काबिलियत भी. If all other things were equal, then personal effort, talent and luck would surely account for all the differences between individuals. अगर और सारी चीजें सामान्य होती, बराबर होती, तो अगर हम खुद से जरा सी कोशिश करते, हमारा टैलेंट, हमारी किस्मत, इन सब डिफरेंसेस जो इंडिविजुअल्स के बीच के हैं, इन सबको शायद इन सब के लिए वो जिम्मेदार होती. बट एज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द केस, ऑल अदर थिंग्स आर नॉट इक्वल. लेकिन कोई भी चीज बराबर तो नहीं है. It is these non-individual or group difference that explains social inequality and exclusion. तो ये जो नॉन इंडिविजुअल या जो ग्रुप डिफरेंसेस हैं यही हमें समझा रहे हैं कि समाज में जो इनइक्वालिटी है या एक्सक्लूजन जो है वो क्या है. अब बात करते हैं व्हाट इज सोशल अबाउट सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन. द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन दिस सेशन हैज 3 ब्रॉड आंसर्स व्हिच मे बी स्टेटेड ब्रीफली एज फॉलोज. ये जो एक सवाल पूछा गया इस सेक्शन में इसके 3 काफी बड़े आंसर्स हैं जिसको आपको ब्रीफली समझाया जा रहा है. फर्स्ट, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर सोशल बिकॉज दे आर नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स बट अबाउट ग्रुप्स. जो सोशल इनइक्वालिटी है या एक्सक्लूजन है ये सोशल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल से संबंधित नहीं है बल्कि ये पूरे ग्रुप से संबंधित है. सेकेंड, दे आर सोशल इन द सेंस दैट दे आर नॉट इकोनॉमिक although there is usually a strong link between social and economic inequality. दूसरा, ये सोशल हैं किस सेंस में कि आर्थिक नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लिंक है सोशल और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसके बीच में. थर्ड, दे आर सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड. दैट इज देयर इज अ डेफिनेट पैटर्न टू सोशल इक्वालिटी. पूरी तरह से सिस्टमेटाइज और स्ट्रक्चर्ड है, मतलब इनका एक डेफिनेट तरीका है सोशल इनइक्वालिटी को लेके. These 3 broad senses of social will be explored briefly as follows. अब आपको जो है इन तीनों जो आंसर्स अभी आपको दिए गए हैं सोशल का जो ब्रॉड सेंस है उसको समझाया जा रहा है. Social inequality. In every society, some people have greater share of valued resources, money, property, education, health and power than others. हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, यानी कि मनी भी है, प्रॉपर्टी भी है, एजुकेशन, हेल्थ, पावर सब कुछ है औरों के मुकाबले. These social resources can be divided into 3 forms of capital. अब इन सोशल रिसोर्सेज को हम 3 फॉर्म्स में कैपिटल की डिवाइड कर सकते हैं. पहला है इकोनॉमिक कैपिटल. इकोनॉमिक कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, असेट्स एंड इनकम. पहला इकोनॉमिक कैपिटल यानी कि आपके पास कितनी तरह की चीजें हैं, कैसी आपकी इनकम है. कल्चरल कैपिटल सच एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड स्टेटस. आपकी
कितने आप पढ़े लिखे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो कल्चरल कैपिटल हो गया। एंड सोशल कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड सोशल एसोसिएशन। एक जो सामाजिक उस पर देखा जाए कैपिटल क्या है कि आपके कितने नेटवर्क्स हैं, कॉन्टैक्ट्स के लोगों से कितने आपके संबंध हैं, या समाज तौर पे आप कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। Often these three forms of capital overlap and one can be converted into another. अब ये तीनों फॉर्म्स जो कैपिटल की हैं ये एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकती हैं और एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन एंड सो कैन एक्वायर कल्चरल एंड एजुकेशनल कैपिटल। अब एक परिवार जो कि काफी अच्छे मतलब वेल टू डू फैमिली से आता है, यानी इकोनॉमिक कैपिटल उसकी साउंड है, तो वो हायर एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है और इसके कारण वो कल्चरल या एजुकेशनल कैपिटल हासिल कर सकता है। Someone with influential relatives and friends, social capital, may though access to good advice, recommendations or information, manage to get a well-paid job. अब कुछ के थोड़े से ऐसे इन्फ्लुएंशियल रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि सामाजिक तौर पर उसके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, उसको हम सोशल कैपिटल कह सकते हैं। उसकी मदद से उसको अच्छी सलाह मिल सकती है, उसको अच्छे रिकमेंडेशंस मिल सकते हैं, इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं और इसके कारण वो जो है एक अच्छी वेल पेड जॉब हासिल करने में कामयाब होता है। पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड सोशल इनइक्वालिटी। अब सोशल रिसोर्सेज तक अनइक्वल एक्सेस हो, यानी कि सबकी पहुंच एक जैसी ना हो, तो उसको हम कहते हैं सोशल इनइक्वालिटी। सम सोशल इनइक्वालिटी रिफ्लेक्ट्स innate difference between individuals, for example their varying abilities and efforts। अब कुछ सोशल इनइक्वालिटी जो है एक इंडिविजुअल्स के आपस के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको दर्शाती है, जैसे कि किसी में कुछ काबिलियत है, किसी में कुछ नहीं है, कहीं वो पीछे छूट रहा है, कोई बहुत मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोई कम कोशिश कर रहा है। Someone may be endowed with exceptional intelligence or talent or may have worked very hard to achieve their wealth or status। अब कुछ होते हैं कि बहुत ज्यादा भाई एक्सेप्शनली वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंटेड है, तो उनको आसानी से काम मिल जाता है और वो ऊंचे बन जाते हैं। लेकिन कुछ है कि जो बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर वो जो है उस वेल्थ और स्टेटस को हासिल कर पाते हैं। However, by and large, social inequality is not the outcome of innate or natural differences between people, but is produced by the society in which they live। कहने का मतलब ये है कि जो सोशल इनइक्वालिटी है ये इंटरनल जो हम लोगों की कैपेबिलिटीज हैं या जो नेचुरल तौर पर डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में, उसका रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये समाज के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें हम रहते हैं। सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टू रेफर टू अ सिस्टम बाय विच कैटेगरीज ऑफ पीपल इन सोसाइटी आर रैंक्ड इन हायरार्की। अब सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को जो है इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो एक सिस्टम के बारे में आपको बता सके जिसमें जो लोग हैं सोसाइटी के अंदर वो ऑर्डर वाइज डिवाइडेड है। दिस हायरार्की कैन शेप्स पीपल्स आइडेंटिटी एंड एक्सपीरियंसेस, देयर रिलेशन विद अदर्स एज वेल एज देयर एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। अब ये जो हायरार्की है, ये जो ऑर्डर बना हुआ है, सोशल ऑर्डर बना हुआ है, इससे लोगों की पहचान, उनके अनुभव जो है उनको शक्ल मिलती है, उनके कैसे रिलेशन दूसरों के साथ, या उनकी कितनी पहुंच है रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज तक। 3 की प्रिंसिपल्स हेल्प एक्सप्लेन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब आपको यहाँ 3 मेजर प्रिंसिपल्स बताए जा रहे हैं जिससे आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, नॉट सिंपली द फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये एक तरह से समाज की फीचर है, ये कोई इंडिविजुअल के बीच के जो डिफरेंसेस है उनका कोई फंक्शन नहीं है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ सोसाइटी वाइड सिस्टम दैट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट सोशल रिसोर्सेज अमंग कैटेगरीज ऑफ पीपल। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? एक सोसाइटी का वाइड सिस्टम है जिसमें अनइक्वल तौर पे जो सामाजिक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में लोगों की। In the most technologically primitive societies, hunting and gathering societies, for instance, little was produced, so only rudimentary social stratification could exist. अब टेक्नोलॉजी वाइज जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं जिसमें हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज आती हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो बहुत कम जो है उत्पादन होता है, जिसके कारण जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो बहुत बेसिक या सिंपल है। In more technologically advanced societies, where people produce a surplus over or above their basic needs, however, social resources are unequally distributed to various social categories regarding of people's
innate and individual abilities. अगर और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज की बात करें जहां लोगों के पास मतलब उत्पादन भी बहुत ज्यादा है, उनकी बेसिक जो जरूरतें हैं उससे कहीं ज्यादा जो है उनको मिलता है, तो ऐसे में जो सोशल रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वल तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अलग अलग सोशल कैटेगरीज को बजाय कितनी भी लोग के अंदर क्वालिटी या एबिलिटी हो फिर भी वो अनइक्वल तौर पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग कैटेगरीज में। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन परसिस्ट ओवर जनरेशंस। अब ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये जनरेशन से चला आ रहा है। It is closely linked to the family and to the inheritance of social resources from one generation to the next. ये फैमिली से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ होता है और जो एक होता है ना विरासत जो है सोशल रिसोर्सेज की वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होती है। A person's social position is ascribed. That is, children assume the social position of their parents. जो इंसान है उसकी जो एक सामाजिक तौर पर जगह है वो पहले से ही तय है, यानी जो बच्चे हैं वो वही सोशल पोजीशन हासिल करेंगे जैसे उनकी पेरेंट्स की थी। विद इन द कास्ट सिस्टम बर्थ डिक्टेट्स ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटी। अगर हम कास्ट सिस्टम को लेके बात करें तो जहां वो पैदा होता है बच्चा उससे उसको उसके काम करने के जो मौके हैं वैसे मिलते हैं। A Dalit is likely to be confined to traditional occupations such as agriculture, labor, scavenging or leather work, with little chances of being able to get high-paying white-collar or professional work. अगर हम जैसे दलित से कहें, एक दलित की बात करें तो दलित को क्या है, वो अपनी वही जो उसकी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो वहीं तक सीमित होगा, यानी वो एग्रीकल्चर लेबर हो सकता है, साफ सफाई का काम कर सकता है, लेदर वर्क कर सकता है, यानी उसके जो बहुत कम चांसेस हैं कि उसको कभी हाईली पेड व्हाइट कॉलर जॉब मिले या कोई ऐसा प्रोफेशनल वर्क मिले। द ascribed aspect of social inequality is reinforced by the practice of endogamy. That is, marriage usually restricted to members of the same caste, ruling out of potential for blurring caste lines through intermarriage. एक और हम जो कह सकते हैं पहलू है सोशल इनइक्वालिटी का जो कि कंटिन्यू किया जा रहा है वो है एंडोगैमी की प्रथा। यानी एंडोगैमी का मतलब क्या हुआ कि मैरिज जो है वो ज्यादातर सेम कास्ट के मेंबर्स में ही करनी है, वहां पर आपका रिस्ट्रिक्शन है। इससे क्या होगा कि आप जो है इंटर मैरिज करके अपना जो एक कास्ट की लाइंस हैं, यानी जो कास्ट को है अपनी कास्ट को फेड नहीं होने देना चाहते। आप ये चाहते हो कि हमारी कास्ट में ही आपस में शादी हो ताकि हमारी कास्ट की जो एक वैल्यू है वो बनी रहे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाय पैटर्न्स ऑफ बिलीफ और आइडियोलॉजी। अब इस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को सपोर्ट किससे मिलता है? जो बिलीफ है, जो आइडियोलॉजी है उसके क्या तरीके उनसे। No system of social stratification is likely to persist over generations unless it is widely viewed as being either fair or inevitable. कोई भी सिस्टम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का तब तक नहीं आगे बढ़ सकता, जनरेशंस में तब तक नहीं पास ऑन हो सकता जब तक उसको इस तरह से न देखा जाए कि आइदर वो फेयर है या उसको हटाया नहीं जा सकता। The caste system, for example, is justified in terms of the opposition of purity and pollution, with the Brahmins designated as the most superior and Dalits as the most inferior by virtue of their birth and occupation. अब कास्ट सिस्टम है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, उसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं कि ब्राह्मण्स हैं उनको हम मानते हैं कि वो बहुत सुपीरियर है, तो ब्राह्मण्स जो है वो सुपीरियर माने जाते हैं, दलित इंफीरियर माने जाते हैं अपनी बर्थ और काम के आधार पर। हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं एक तरह से बिल्कुल ऑपोजिशन, एक तरफ बिल्कुल प्योर, एक तरफ बिल्कुल पॉल्यूटेड। तो ब्राह्मण्स बिल्कुल टॉप हो गए, दलित बिल्कुल डाउन हो गए। नॉट एवरीवन दो थिंग्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एज लेजिटिमेट। हर कोई जो है ये जो इनइक्वालिटी के सिस्टम को है इसको सही नहीं मानता है। Typically, people with the greatest social privileges express the strongest support for the system of stratification such as caste and race. खास तौर से जिन लोगों को ज्यादा सामाजिक तौर पर सुविधाएं मिली होती हैं वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं उन सिस्टम्स को स्ट्रैटिफिकेशन के, जैसे कि कास्ट या रेस। Those who have experienced the exploitation and humiliation of being at the bottom of the hierarchy are most likely to challenge it. अब आपको जब सुविधा मिल रही है, आप फायदा उठा रहे हो, तो आप उसके खिलाफ क्यों जाओगे? वहीं पर जिसको ऐसा अनुभव हुआ है कि उसने शोषण झेला है, उसको ह्यूमिलिएट होना पड़ रहा है, वो क्योंकि ऑर्डर में सबसे नीचे है, वो ही तो आपके चैलेंज करेगा समाज।